नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज का आज 6वां एपिसोड मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा। और अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हर शिफ्ट में, हर पेपर में 5 क्वेश्चन आने हैं। तो अर्थशास्त्र के वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, एक ही क्लास पढ़ाऊंगा। और एक ही क्लास में देखिए अर्थशास्त्र से स्वाहा होने वाला है। अर्थशास्त्र का गारंटी से इतना कंफर्म है। इम्पोर्टेंट अर्थशास्त्र के पूरे क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं। पढ़ाने के लिए तो कई लोगों ने मैं उससे क्या कहते कि मतलब 2-3 महीने से अर्थशास्त्र पढ़ा रखी है, तो पूरी बुक पढ़ा रखी है, तो उसमें तो 100% आएगा। लेकिन बात तो ये है कि देखिए, मैं एक दिन में एक ही क्लास में, सिर्फ एक ही क्लास में वो कंटेंट देता हूं कि कोशिश ये रहेगी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन आ जाएं। देखिए, बात कर रहे हैं, टाइम को ध्यान में रखते, ठीक है। बात करें अर्थशास्त्र की, ठीक है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता। किसे? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता। इनकी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। और तुमसे पूछ ले कि ये पुस्तक किसकी है, द वेल्थ ऑफ नेशन, तो एडम स्मिथ की पुस्तक है, ठीक है। ये नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के? नीदरलैंड के निवासी थे। अब तुमसे पूछ ले कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये पुस्तक चाणक्य की है। किसकी है? ये चाणक्य की है। लेकिन इसमें राजनीति के बारे में लिखा। किसके बारे में? राजनीति के बारे में लिखा, ठीक है। इसको ध्यान रखना। जो इकोनॉमिक्स शब्द है, जो इकोनॉमिक्स शब्द है, ये किस भाषा से लिया गया? तो यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द है, इसको भी याद रखना। इकोनॉमिक्स शब्द है, यूनानी शब्द है। और रैगनर फ्रिक्स ने, एक व्यक्ति का नाम आता है कि रैगनर फ्रिस्क ने अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है, जो कि नीदरलैंड के हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य की है, इसमें राजनीति के बारे में लिखा। और इकोनॉमिक्स शब्द यूनानी भाषा का है। और रैगनर फ्रिस्क ने अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, देखिए आगे बात करते, अगले क्वेश्चन की बात करें। आपसे बस देखना, इम्पोर्टेंट पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें क्वेश्चन इम्पोर्टेंट दृष्टि से बन सकते हैं। आगे बात करें कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। किसके? अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार, सबसे पहले कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होती? एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, और मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित। तुमसे पूछ ले कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ की है? अमेरिका और कनाडा। जो अमेरिका और कनाडा देश है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इनकी। और समाजवादी की बात करें तो चीन और रूस। समाजवादी को साम्यवादी भी कहते, इसको याद रखना, ठीक है। समाजवादी को साम्यवादी कहते, चीन और रूस। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसकी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनी है, भारत की, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की है। और पूंजी अर्थव्यवस्था किसकी है? तो यूएसए और कनाडा की है। देखना, आप तुमसे पूछ ले कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका की और कनाडा की है। लेकिन अगर तुमसे पूछ ले कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते, तो ध्यान रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कौन सी में? पूंजीवादी में लिख रहा मैं,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य मूल्य बाजार तय करता है। बस आप इतना याद रखना, मूल्य बाजार तय करता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती उसमें जो मूल्य रहता वो कौन तय करता? तो मूल्य बाजार तय करता है। और इसे इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि किसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। याद रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन तय करता? तो मूल्य बाजार तय करता। जो मूल्य रहता वो कौन तय करता? बाजार तय करता। इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समाजवादी की बात करें, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, समाजवादी या फिर साम्यवादी, इसमें मूल्य सरकार तय करती। कौन? इसमें मूल्य सरकार तय करती है। ध्यान रखना, पूंजीवादी में बाजार और समाजवादी में सरकार। और इसे राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसे राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना। पूंजीवादी में मूल्य कौन बाजार तय करता, इसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते। और समाजवादी में इसमें मूल्य कौन तय करता? तो सरकार तय करती। इसे राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और मिश्रित की बात करें तो इसमें मूल्य सरकार व बाजार दोनों तय करते। ठीक है, मूल्य जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती इसमें मूल्य सरकार व बाजार दोनों तय करती। इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो कौन तय करती? मूल्य सरकार और बाजार दोनों तय करती। और एक व्यक्ति थे जेके फ्रिश। जेके फ्रिश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा दी थी। ठीक है, जो जेके फ्रिश थे इन्होंने ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। तुमसे पूछ ले कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जेके फ्रिश ने दिया। देखिए, पूंजीवादी में मूल्य बाजार तय करता, इसलिए इसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते। समाजवादी में मूल्य सरकार तय करती, इसे राज्य अर्थव्यवस्था कहते। और मिश्रित में मूल्य सरकार व बाजार दोनों तय करते। और इसकी अवधारणा या इसका सिद्धांत किसने दिया था? ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है और भारत की अर्थव्यवस्था कहती है मिश्रित है। और जेके फ्रिश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। पूंजीवादी अमेरिका और कनाडा की है, समाजवादी चीन और रूस की है, और मिश्रित कहाँ की है? तो मिश्रित भारत की है। अच्छे से छाप लेना। ठीक है, आगे बात करें, मुझे पूछ ले, आगे बात करें। देखिए, आगे बात करें, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीय क्षेत्र, और नंबर 3 तृतीय क्षेत्र। आप समझिए, ये इम्पोर्टेंट है। अभी लगा लो इन पर इम्पोर्टेंट 100% जी आएंगे पेपर में। और जो यूपीपीटी 2021 में आए भी क्वेश्चन है इनसे, और इनसे पेपर हर शिफ्ट में इनसे हर पेपर में इनसे क्वेश्चन बनता है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो यह अर्थव्यवस्था जो प्राथमिक क्षेत्र है, ये अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो सिर्फ पर्यावरण पर निर्भर करता है। आप इतनी बात याद रखना, यह वह क्षेत्र है जो पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह है वह क्षेत्र है जो पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, यह वह क्षेत्र है जो पर्यावरण पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनन के बाद देखा जाए तो और क्या आता? भूमिगत जल, जैसा पर्यावरण से ही संबंधित है ना, खनन, भूमिगत जल, पशुपालन, मत्स्य पालन। ठीक है, खनन, भूमिगत जल, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, वन,
कृषि, वन, वनस्पति। ये देखिए ये सब किसके अंतर्गत आते, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ खनन, खनन आप सभी जानते हो कि मान लो किसी भी चीज़ का खनन करते, अयस्क रहते, जो अयस्क उनको अपन निकाल दिया खनन द्वारा, फिर उनको शुद्धिकरण करके उनको लोहा बनाते, समझ रहे। तो देखो जो पहले खनन किया, जो कोई चीज़ निकाली गई, इसका खनन किया गया, वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आया। और जो द्वितीय क्षेत्र कहलाता, और इसमें लिखो यह वह क्षेत्र है, यह है वह क्षेत्र है जिसमें, यह वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन किया गया कच्चा माल, उत्पादन किया गया कच्चा माल का उपयोग करता है, का उपयोग करता है। देखिए मैंने कहा था कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आया, मान लो खनन आया। देखो प्राथमिक क्षेत्र में खनन आया, जैसे कि मान लो अपन ने अयस्क निकाला, एक लोहे अयस्क खनन द्वारा निकाल दिया, उसके बाद अपन ने उसका शुद्धिकरण किया, तो प्राथमिक क्षेत्र में भाई क्या आया, अयस्क आया। द्वितीय क्षेत्र में ले आए तो वो क्या बनेगा, उसका शुद्धिकरण किया जाएगा, लोहा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लोहा। इसका उद्योग लिख लो, लोहा, कपड़ा उद्योग या फिर इस्पात उद्योग। ठीक है, इसको याद रखना, ये इसके एग्जाम्पल हैं। देखो आप और इसका एक उदाहरण सुन लो। जैसे मान लो अपन ने प्राथमिक क्षेत्र में रेशम कीट पालन किया, तो रेशम के कीड़े पाले, उससे अपन को रेशम प्राप्त हुई, तो प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, जो पर्यावरण पर निर्भर करता। और द्वितीय क्षेत्र में वो आएगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया था, यह वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन किया गया कच्चा माल, इसमें कच्चा माल उत्पादन किया जाता, तो उसका उपयोग करता है। इसमें रेशम मिला अपन को और यहाँ पर आया तो उसका कपड़ा बना दिया, तो वो कपड़ा उद्योग कहलाने लगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि पर्यावरण पर निर्भर करेगा, द्वितीय क्षेत्र जो इसका कच्चा माल रहेगा वो उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आप इसे याद रखना, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तुमसे डायरेक्ट पूछेगा। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और तीसरे में लिख लो, इस क्षेत्र में 100% जी आएगा भाई, पक्का आएगा, देख लेना। इसे लिख लो तीसरे को, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरे में इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसको अच्छे से लिख लो। इसमें किसका उत्पादन किया जाता, इसमें सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि शिक्षा हुई, शिक्षा किसके अंदर आती, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। बीमा, बैंकिंग सेवा और पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग, देखिए एक बार और देखिए, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जो पर्यावरण पर निर्भर करता है और कच्चे माल का उत्पादन करता है, जैसे खनन, भूमिगत जल, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, वन और वनस्पति। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन किया गया कच्चा माल पर निर्भर रहता है, जैसे लोहा मिला, ठीक है, जैसे अयस्क मिला, उसका अपन ने लोहा बना लिया, तो ये औद्योगिक क्षेत्र में आ गया, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं द्वितीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र को इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसमें सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे शिक्षा, बीमा, बैंकिंग सेवा, पर्यटन विभाग। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र को आप याद रखना, इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखना, और ये याद रखना कि कौन किस चीज के, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये इम्पोर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी ऐसे ही लग रहे होंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बात करें, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ाने वाला हूँ। अर्थशास्त्र के सिर्फ टॉपिक तो छोटे छोटे पॉइंट बना के रखे हैं। देखिए आगे बात करें, कि विश्व विकास रिपोर्ट
छाप लेना इसको। विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखना, भारत अर्थव्यवस्था के मामले कौन से नंबर पर है? तो भारत तीसरे नंबर पर है। अब बात करें मानव विकास सूचकांक, मोस्ट इंपोर्टेंट मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसका प्रतिपादन है, इसका सुझाव 1990 में महबूब उल हक, किसने? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने दिया था। किसने दिया था? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो इस पे, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, 1990 में इसका प्रतिपादन या सुझाव किसने दिया था? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने दिया था, जो कि जे कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे, और जे भारत के थे, अमर्त्य सेन। ध्यान रखना, इसका प्रतिपादन किसने दिया था? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने दिया था। तुमसे पूछ ले कि जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स रहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, मानव विकास सूचकांक। इसको कौन जारी करता? तो इसको यूएनडीपी जारी करती। यूएनडीपी जारी करती। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसको भी याद रखना, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसकी फुल फॉर्म होती यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होती? देखिए कल मैंने बताया था उसको, आपको अगली क्लास में बताया था कि यूएनईपी की फुल फॉर्म बताई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और वो परसों ग्रुप डी की परीक्षा में डायरेक्ट पूछ गई। तो आप इसको याद रखना कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, अमेरिका में, ये जारी करती मानव विकास सूचकांक। इस सूचकांक के 3 आधार हैं, इन आधार को अच्छे से याद रखना। ये पूरा इंडेक्स इम्पोर्टेंट है। इसके 3 आधार हैं, कौन कौन से? एक तो जीवन प्रत्याशा, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा साक्षरता। इसके कौन कौन से आधार हैं? तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता मोस्ट इंपोर्टेंट है। जी भाई, पूरा इंडेक्स आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करें कि भारत की 2021 में रैंक कितनी थी? 2021 में इस इंडेक्स में भारत की रैंक 131वें नंबर पर थी, और 2022 में भारत की रैंक इसमें 132वें नंबर पर है। याद रखना। पहले पर बात करें कि 2022 में पहले पर कौन है? तो पहले पर स्विट्जरलैंड है। इसको भी अच्छे से याद रखना, पहले पर कौन है? तो पहले पर स्विट्जरलैंड है। 2021 में 131वें नंबर पर है, और 2022 में 132वें नंबर पर है। और पहले पर कौन है? तो पहले पर स्विट्जरलैंड है। और सबसे आखिरी पर कौन है? अगर तुमसे पूछ रहे सबसे आखिरी पर कौन है, तो सबसे आखिरी पर दक्षिणी सूडान है। सबसे आखिरी पर कौन है? सबसे आखिरी पर दक्षिणी सूडान है। ठीक है, इसके कितने आधार हैं? इसके 3 आधार हैं। आगे बात करें कि भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का सबसे पहले किसने मापी थी? देखिए, इसको भी ध्यान रखना। भारत में राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय, भारत में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले 20 रुपये बताई थी। किसने बताई थी? तो दादा भाई नौरोजी ने बताई थी। दादा भाई नौरोजी ने बताई थी। ठीक है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय तुमसे पूछ रहे तो किसने मापी थी या किसने बताई थी? तो दादा भाई नौरोजी ने बताई थी, 20 रुपये बताई थी। और कब बताई थी? तो 1868 में। कब? तो 1868 में बताई थी। इसको याद रखना, भारत में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये दादा भाई नौरोजी ने बताई थी, 1868 में बताई थी। एक इनकी पुस्तक है बहुत ही इंपोर्टेंट, द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक इनकी बहुत ही फेमस बुक है।
इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं किनको? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। बात करें 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। इसको भी आप याद रखना, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये बताई 1868 में। द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है, ग्रैंड ओल्ड मैन इन्हें कहते हैं। और राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। और विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये टॉपिक पूरा इंपोर्टेंट है, इस वाला पेज 100%। आगे बात करें, देखिए और आगे बात करें आगे याद करना। देखिए आगे का तुमसे पूछ ले, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 29 जून 1951 को हुई। कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 29 जून 1951 को हुई। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते। 29 जून को कौन सा दिवस मनाते? 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते। और सांख्यिकी का पिता पीसी महालनोबिस हैं। सांख्यिकी का पिता कौन है? तो पीसी महालनोबिस हैं। और तुमसे पूछ ले कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करदा, जो राष्ट्रीय आय मापी जाती है कौन मापता? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है, याद रखना। 29 जून 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते। इसके पिता, सांख्यिकी के पिता पीसी महालनोबिस हैं। और के राष्ट्रीय आय की गणना भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? सांख्यिकी संगठन करता है। पहली बार किसने करी थी? तो अभी बताया था, दादा भाई नौरोजी ने करी थी, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब तुमसे बात करें कि जीडीपी को क्या कहते हैं, बस आप इनको पूरे नहीं समझो, आप इम्पोर्टेंट याद रखो, कोई पूछने वाला नहीं है कि जीडीपी को क्या कहते हैं। तो जीडीपी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। और इंग्लिश में पूछ ले तुमसे तो क्या कहते? ग्रॉस डोमेस्टिक, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको याद रखना। जीडीपी को हिंदी में क्या कहते? सकल घरेलू उत्पाद, या फिर इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे अगर तुमसे पूछ ले कि जीएनपी को इंग्लिश में क्या कहते और जीएनपी को हिंदी में क्या कहते, तो जीएनपी को कहते सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहते? देखिए भाई, आपको ज्ञान लेना तो आप ज्ञान पहले आप एग्जाम निकाल लो, फिर आप ज्ञान ले लेना कि जीडीपी क्या होती, क्या कैसे किया जाता, जीएनपी क्या होती। पहले आप जो पेपर की दृष्टि से, क्योंकि अब पूरा टाइम नहीं बचा कि मैं आपको पूरी अर्थशास्त्र धीरे धीरे से आराम से पढ़ाऊँ, ये टाइम नहीं है। हमारा सिर्फ एक कंटेंट का टाइम है, आप कंटेंट से पढ़ लीजिए। जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आगे बात करें एनडीपी क्या होती? एनडीपी होती नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक
ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीटी एनडीपी। अब तुमसे पूछ ले एक ये फॉर्मूला याद रखना आप, एनडीपी बराबर, मतलब एनडीपी को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी लिख लो, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या कहते, एनडीपी को कहते शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो एनडीपी बराबर मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, जीएनपी माइनस घिसावट, घिसावट यहाँ पर मूल्यह्रास, मूल्यह्रास। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से याद रखना। देखिए जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एवं शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी बराबर मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट, क्योंकि जीएनपी को सकल राष्ट्रीय उत्पाद तो कहते, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट या फिर मूल्यह्रास। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 29 जून 1951, 29 जून को सांख्यिकी दिवस पिता पीसी महालनोबिस सांख्यिकी के राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में करता है। ठीक है, पहली बार दादा भाई नौरोजी ने की थी और 20 रुपये बताई थी, कब 1868 में। ठीक है, कब की थी, तो 1868 में की थी, ध्यान रखना। 1868 में कितनी रुपये बताई थी, तो 20 रुपये बताई थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन कहते हैं। देखिए आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। अब बात कर लेते हैं थोड़ी पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं पढ़नी। पंचवर्षीय योजना मतलब योजना आयोग, इसकी स्थापना 1951 में हुई। योजना आयोग की स्थापना 1951 में हुई। और जो पंचवर्षीय योजना है ये हमने रूस से ली। कहाँ से ली, रूस से ली। अब तुमसे पूछ ले कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम जो हेड थे, अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, रूस से ली, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। इसको याद रखना। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। पंचवर्षीय योजना रूस से ली, 1951 में स्थापना हुई। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। बस आप ज़्यादा याद नहीं रखना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, जो कि हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से, हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर, हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के तहत 3 बड़े बांध बनाए गए, 3 बड़े बांध बनाए गए। कौन कौन से, एक तो भांगड़ा नागल बांध, ध्यान रखना। कौन कौन से, भांगड़ा नागल बांध और हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, कौन सी योजना के तहत, तब तुमसे पूछ ले कि बांगड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी परियोजना। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के तहत 3 बड़े बांध बनाए गए थे। भांगड़ा नागल बांध की बात करें तो कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, तो महानदी पर है। और दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो दामोदर नदी पर है। ठीक है, और ध्यान रखना हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। ठीक है, सबसे बड़ा या फिर लंबा बांध है, ध्यान रखना। अब तुमसे पूछे कि सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा नागल बांध नहीं है, सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है। कौन सा, सबसे ऊंचा टेहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में है, ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन सा है, सबसे ऊंचा टेहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में है। और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछ ले तो भांगड़ा नागल बांध है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भांगड़ा नागल बांध। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तुमसे पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था, तो दामोदर घाटी परियोजना कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, याद रखना।
बात करें सेकंड 5 ईयर प्लान की, तो 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये पहली थी। ये कौन सी? पहली किस मॉडल पर? हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें तीन इस्पात संयंत्र खोले गए, इसका प्रमुख क्षेत्र, ठीक है, 3 इस्पात संयंत्र खोले गए। कौन कौन से? एक तो राउरकेला, एक दुर्गापुर, शायद मैंने को पुरानी क्लास में आपको ट्रिक भी बता दूंगा, आप देख लेना। इस्पात कौन कौन से संयंत्र खोले गए? राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई। राउरकेला कहाँ पर है? तो राउरकेला उड़ीसा में है। और दुर्गापुर कहाँ है? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। और भिलाई कहाँ पर है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला जर्मनी की सहायता से खोला गया, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से खोला गया, और भिलाई रूस की सहायता से खोला गया। राज दुबे सर, मैंने आपको बताई दी ना, राज दुबे सर, मतलब राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर ब्रिटेन, बाकी सब रूस, ठीक है, ध्यान रखना। तो सेकंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 3 संयंत्र खोले गए, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई। आगे बात करें, इसके बाद पंचवर्षीय योजना में तुम एक चीज ध्यान रखना कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन था। तुमसे पूछेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, बस 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। गरीबी उन्मूलन था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। देखिए पंचवर्षीय योजना 1951 में स्थापना हुई, रूस से ली गई। फर्स्ट योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, मतलब सभी योजनाओं को बंद करके एक योजना चला दी थी, पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग ने, ठीक है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। पहली योजना पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। 3 बड़े बांध खोले गए, भांगनागल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना। भांगनागल बांध सतलुज नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, सबसे लंबा या बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर ब्रिटेन और भिलाई छत्तीसगढ़ में, वो रूस की सहायता से खोली गई। राउरकेला पूछ ले तो उड़ीसा में है, और दुर्गापुर पूछे तो पश्चिम बंगाल में, और भिलाई मैंने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में है। देखिए, और पूछ ले कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। अगर आगे बात करें, देखिए आगे बात करें, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, मैंने आपको बता दिया कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारीलाल नंदा थे। अब नीति आयोग को ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली। कितनी चली? 12 पंचवर्षीय। इसके बाद नीति आयोग का गठन कर दिया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को बना दिया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। ध्यान रखना, अगर बात करें कि नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म याद रखना। सबसे पहले तो तुम नीति की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको याद रखना, नीति की फुल में याद रखना कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे भारत का थिंक टैंक कहते हैं। क्या कहते? इसे भारत का थिंक टैंक कहते हैं। इसको याद रखना, इसे भारत का थिंक टैंक कहते हैं। तुमसे पूछ ले कि नीति आयोग किस पर काम करता है? नीति आयोग सहकारी संघवाद पर काम करता है। नीति आयोग सहकारी संघवाद पर काम करता है। भारत का थिंक टैंक कहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तुमसे पूछ ले नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी थे, ठीक है। कौन थे? प्रधानमंत्री मोदी जी थे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी थे और इसके प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। इसको भी आप याद रखना, अरविंद पनगड़िया थे। और प्रथम सीईओ कौन थे? तो प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। और एक बात ध्यान रखना, चाहे योजना आयोग हो और योजना आयोग पे बनाया गया कौन था? नीति आयोग हो, इन सभी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। और इनके साथ साथ CSIR एक जो कंपनी संस्था है CSIR, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो इनके अध्यक्ष कौन होते? चाहे योजना आयोग हो, पहले योजना चलती थी, उसके स्थान पर नीति आयोग आई, इन सबके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, CEO सिंधु श्री खुल्लर। ये सभी पहले हैं नीति आयोग के, कंफ्यूज नहीं होना। योजना आयोग के मैं बता चुका, पहले अध्यक्ष योजना आयोग के जवाहरलाल नेहरू और पहले उपाध्यक्ष योजना आयोग के तो गुलजारी लाल नंदा। अब बात करें नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होगा, मैंने बता दिया कि प्रधानमंत्री होते हैं। अब उस समय कोई भी प्रधानमंत्री हो, तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मोदी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हैं, याद रखना। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात करें कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेहरी हैं। और लिख लो, जो छपेगा 100% कह दिया मैंने, ये पेपर में आएगा पक्का। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेहरी हैं। और तुमसे पूछ ले कि CEO कौन है? तो CEO परमेश्वर अय्यर हैं। CEO कौन है? तो परमेश्वर अय्यर है। अध्यक्ष मोदी जी, उपाध्यक्ष सुमन बेहरी और CEO परमेश्वर अय्यर, ये दोनों पक्का पेपर में आने वाले हैं, 100% इम्पोर्टेंट है। ये उपाध्यक्ष सुमन बेहरी और CEO परमेश्वर अय्यर, याद रखना। थिंक टैंक इसे भारत का कहते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। चलिए आगे बात करें, देखिए आगे बात करें, आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करें RBI, आप लिखिए RBI। RBI की बात करें तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, यंग हेल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हेल्टन आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, यंग हेल्टन आयोग की सिफारिश पर। RBI का हेडक्वार्टर स्थापना के समय कहाँ पर था? तो कोलकाता में था। वर्तमान में पूछ ले तो वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में मुंबई में है। स्थापना के समय था, स्थापना के समय कहाँ पर था? तो कोलकाता में था। वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में मुंबई है, मुंबई में। अब तुमसे पूछ ले कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे? RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो RBI के पहले गवर्नर थे ओस्मान स्मिथ। कौन थे? RBI के पहले गवर्नर ओस्मान स्मिथ थे, जो फर्स्ट गवर्नर थे। लेकिन जो अंग्रेज थे, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे CD देशमुख। दोनों याद रखना, ठीक है। पहले गवर्नर कौन थे? ओस्मान स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास, याद रखना, ठीक है। अब तुमसे पूछ ले कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इस समय गवर्नर कौन थे? तो इस समय गवर्नर थे CD देशमुख, ये भी याद रखना। इस समय गवर्नर कौन थे? इस समय गवर्नर CD देशमुख थे। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस समय कौन थे? तो CD देशमुख थे। इनसे पहले एक गवर्नर रह चुके, रघुराम जी राजन, शायद आपने नाम सुना होगा, रघुराम जी राजन। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, इसको याद रखना, आई डू
व्हाट आई डू, ये किसकी पुस्तक है? रघुराम जी राजन की। और उर्जित आर पटेल, ये भी एक गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है ओवरड्राफ्ट। दोनों इंपोर्टेंट है, पक्का इंपोर्टेंट है दोनों, ठीक है। ओवरड्राफ्ट अगर तुमसे पूछ ले कि उर्जित आर पटेल, इन्हीं के समय नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, इसको भी आप याद रखना किसके समय? तो उर्जित आर पटेल के समय नोटबंदी हुई थी। और अभी तक भारत में विमुद्रीकरण कितनी बार हो चुका? विमुद्रीकरण का मतलब नोटबंदी, विमुद्रीकरण कितनी बार हो चुका? तो 3 बार हो चुका, ठीक है। एक बार 8 नवंबर 2016 को हो चुका, एक बार बात करें तो 1948 में हुआ था, 1946 में हुआ था, और एक बार 1978 में हुआ था। तो पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार 1946 में हुआ था, दूसरी बार 1978 में हुआ, और तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को हुआ। जो 8 नवंबर 2016 को हुआ वो उर्जित आर पटेल उस समय गवर्नर थे, और इनकी पुस्तक है ओवरड्राफ्ट। रघुराम जी राजन की आई डू व्हाट आई डू। और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ किसका? आरबीआई का। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। पहले भारतीय सी डी देशमुख, पहले गवर्नर ओस्मान स्मिथ। हेडक्वार्टर स्थापना के समय कोलकाता में था, वर्तमान में मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। बात करें एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई। और इम्पीरियल बैंक था पहले 1921 में, 1921 में एक जो इम्पीरियल बैंक था उसके स्थान पर हुई, 1921 में जो इम्पीरियल बैंक था उसके स्थान पर हुई। और कौन सी समिति? तो गोरेवाला समिति, इसको भी आप याद रखना। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष दिनेश खारा हैं, ठीक है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई। इम्पीरियल बैंक था जो 1921 में उसके स्थान पर हुई। आगे बात करें वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश खारा है। अब तुमसे पूछ ले सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इसको भी आप याद रखना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो 12 अक्टूबर 1988 को थी। एकमात्र ये ऐसी है कि इसकी स्थापना पहले हो गई, इसका अधिनियम 1952 में आया। ऐसी संस्था है, इसका अधिनियम 1952 का है, और इसकी स्थापना 1988 में हो गई थी, वरना अधिनियम अधिकतर पहले आते, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, सेबी की स्थापना 12 अक्टूबर 1988 को ही, इसका अधिनियम 1992 का है। और तुमसे पूछ ले कि इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो माधुरीपुरी बुच्च है। कौन है? माधुरीपुरी बुच्च है। और जो पहली महिला है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। चाहे एसबीआई हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। सेबी की स्थापना स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, माधुरीपुरी बुच्च पहली महिला इसकी अध्यक्ष है। 12 अक्टूबर 1988 की स्थापना हुई, 1992 का अधिनियम है। देखिए आगे बात करें, आप कंटेंट पर ध्यान दो। क्या मैंने आपके सामने अर्थशास्त्र का कंटेंट रखा? वरना पढ़ाने के लिए तो कई लोगों ने बहुत 3-3 महीने रखे और हर दिन 1-1 घंटे की क्लास ली और पूरा पढ़ा रखा, लेकिन मैंने आपके सामने सिर्फ पेपर को देखते हुए 1 घंटे की ही क्लास ली। और अब देखिए जब पेपर होगा, भगवान साक्षी है, देखो बात करते हैं क्या क्या आने वाला है। आगे बात करें, तुमसे पूछ ले, जैसा आप सब लोग जानते हो कि नोटों पर हस्ताक्षर कौन करता? तो नोटों पर हस्ताक्षर आरबीआई का गवर्नर करता, लेकिन 1 रुपए के नोट को छोड़कर 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव करता है। इसको याद रखना, कौन करता? 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव करता। और बजट की बात करें कि बजट फ्रेंच शब्द बूजेट से लिया गया। किससे लिया गया? बूजेट से लिया गया। अगर तुमसे पूछ ले कि फ्रेंच बजट प्रणाली की शुरुआत किसने करी? तो जो बजट प्रणाली थी इसकी शुरुआत कैनिंग ने की थी। किसने की थी? बजट प्रणाली की शुरुआत कैनिंग ने की थी। और बजट का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता। किसको? बजट का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता। तुमसे पूछ ले कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है? संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय
विवरण का उल्लेख है आर्टिकल 112 में सिर्फ। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अब तो तुमसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था, याद रखना। तुमसे पूछे सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? सबसे ज़्यादा बार, अभी तक सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? सबसे ज़्यादा बार 10 बार मोरारजी देसाई ने पेश किया। किसने? मोरारजी देसाई ने। और तुमसे पूछ रहे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया। ऐसे प्रधानमंत्री हैं, मतलब वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने बजट पेश कर दिया था। सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने पेश किया, याद रखना। जो वित्तीय वर्ष कहलाता वो कब से कब तक कहलाता, ध्यान रखना। तो तुमसे पूछ ले कि भारत का वित्तीय वर्ष या फसली वर्ष कब से कब तक कहलाता, तो वो 1 अप्रैल से कब तक कहलाता? फसली वर्ष यहाँ पर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 जून तक कहलाता। ठीक है, इसको आप याद रखना। आगे बात करें और इम्पोर्टेंट आपके सामने क्या हो सकता, और इम्पोर्टेंट की बात करें, और इम्पोर्टेंट आपके सामने ध्यान रखना। एक तो आप वित्त आयोग याद रखना, वित्त आयोग, सिर्फ मैं आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रहा। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का आर्टिकल 280 है। इसकी स्थापना कब हुई? तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वें नंबर के कौन है? तो NK सिंह है। वर्तमान में 15वें नंबर के कौन है? आर्टिकल 280 है। 1951 में स्थापना हुई। केसी नियोगी पहले अध्यक्ष थे। 15वें नंबर के कौन है? तो NK सिंह है। सॉरी, पहले कौन थे? केसी नियोगी थे। और 15वें नंबर के वर्तमान में NK सिंह या पर नंद किशोर सिंह है। इसको भी आप याद रखना। एक याद रखना IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इन्हें जुड़वा बहन कहते। क्या कहते? इन्हें जुड़वा बहन कहते। और इनकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, इन्हें जुड़वा बहन कहते। और ठीक है, इनका काम क्या रहता? इनका काम रहता है, इनकी स्थापना 1944 में हुई थी, 1944। और विश्व लेवल पर इनको क्या रहता है? इनको लोन देना इनका काम रहता है। इसको भी आप याद रखना। और तुमसे पूछ ले मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है? इसको आगे पेज पर समझ लीजिए, बस आखिरी टॉपिक है मुद्रास्फीति क्या है। और अगर तुमसे पूछ ले कि भारत में रुपए का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था, तो भारत में रुपए का प्रचलन सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया था। इसको भी आप याद रखना। रुपया का प्रचलन भारत में सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में रुपया का प्रचलन सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया था। देखिए मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति को समझिए। मुद्रास्फीति क्या है? धन की मुद्रास्फीति में जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है तो धन की क्रय शक्ति, जो धन की क्रय शक्ति रहती वो घट जाती। और तुमसे पूछे मुद्रास्फीति में क्या होता? तो धन की क्रय शक्ति घट जाती। और जो कर्जदार रहते, मतलब जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज लेने वाले को इसमें फ़ायदा होता है। ठीक है, कर्ज लेने वाले को इसमें फ़ायदा होता है। मतलब मुद्रास्फीति में सीधी सी बात, मुद्रा का मूल्य गिरता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता है। बस आप इतना समझ लीजिए, वस्तु का मूल्य बढ़ता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता है। आप इसको इतना समझ लीजिए। अब तुमसे पूछ ले खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया? खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया? तो 2013 में आया। और राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम कब आया? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो अब तुमसे पूछ रहे तो ये 2009 का है और जो ग्रुप डी के पेपर में आया हुआ है। FAO फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो रोम, इटली में है। इसका हेडक्वार्टर
इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। रोम टाइबर नदी के किनारे है। 16 अक्टूबर 1945 में हुई। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते, इसको आप याद रखना। और 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार, 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। आप याद रखना अच्छे से, किसे दिया गया? डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। और 2021 का किसको दिया गया था? तो शकुंतला हरके सिंह, शकुंतला हरके सिंह को दिया गया था। 2021 का शकुंतला हरके सिंह को दिया गया था। आप इसको भी याद रखना है, ठीक है। और 2023 का वर्ष है, 2023 का वर्ष है, ये मोटे अनाज का वर्ष है। 2023 का वर्ष किसका है? 2023 का वर्ष मोटे अनाज का है, ठीक है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन मेरे साथ में बन सके मैंने आपके सामने रख दिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पूरे पढ़ा दिए। कुछ क्वेश्चन अभी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी अर्थशास्त्र पढ़ा दी, लेकिन अर्थशास्त्र से जितने हाईलाइटेड क्वेश्चन थे, कुछ हाईलाइट क्वेश्चन रह भी गए मेरी दृष्टि में, तो मैं आपको किसी और किसी ब्रह्मास्त्र सीरीज के कोई उसी एपिसोड में पढ़ा दूंगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दिए, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। गारंटी से इनसे क्वेश्चन आना तय है। क्लास को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।